आज के दिन दुनिया की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज़्यादा है और ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो दुनिया की 50% आबादी सिर्फ इन 7 देशों में रहती है। ये कंट्रीज हैं चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राज़ील, जिनमें चाइना 18.47% की वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। इंडिया की बात करें तो ये 17.7% की वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ दूसरे नंबर पर आता है। हालांकि आने वाले सालों में इंडिया चाइना को सरपास करके दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होगा। इंडिया की पॉपुलेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस अकेले देश की पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और बांग्लादेश के कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, जिनमें से ये 4 देश टॉप 7 कंट्रीज़ के लिस्ट में आते हैं पॉपुलेशन के मामले में। ये इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इंडिया के स्टेट्स को सेपरेटली किसी कंट्री के पॉपुलेशन से कंपेयर करो तो ये उसे भी सरपास कर जाएगी। ये चीज़ आप इस मैप में क्लियरली देख सकते हो कि कैसे अकेले उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ब्राज़ील और यूक्रेन इन दोनों देशों के बराबर है। सिमिलरली मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन टर्की के और गुजरात की पॉपुलेशन थाईलैंड के बराबर है। अगर आप इंडिया और चाइना इन दोनों देशों के पॉपुलेशन को एक साथ देखो तो लगभग 36% ग्लोबल पॉपुलेशन इन दो देशों में रहती है। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि आज के दिन दुनिया में 196 कंट्रीज मौजूद हैं, फिर भी दुनिया की 1/3 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं दो देशों में रहती है। आखिर क्या कारण है कि आज इंडिया और चाइना दुनिया की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं? इन्हीं कारणों को जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। पहला कारण माना जाता है इन दोनों देशों के क्लाइमेट और जियोग्राफिकल कंडीशंस को। ग्लोब पर इन कंट्रीज की पोजीशन को देखें तो ये ना तो इक्वेटर से बहुत ही ज़्यादा दूर है और ना ही बहुत ही ज़्यादा करीब। अगर आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि इक्वेटर से दूर जाने पर टेम्परेचर डिक्रीज करता है, वहीं इक्वेटर के पास आने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। सेम चीज़ आप कंट्री टू कंट्री देख भी सकते हो। ऐसी कंट्रीज जो इक्वेटर से बहुत दूर हैं, पोल्स के बहुत करीब है, जैसे कि रशिया, आइसलैंड, कजाकिस्तान, कनाडा, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। दूसरी तरफ ऐसी कंट्रीज जो इक्वेटर के बहुत करीब हैं, जैसे कि माली, इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया, सऊदी, यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, एवरेज टेम्परेचर बहुत हाई होता है। इन कंट्रीज़ के हाई टेम्परेचर के पीछे एक रीज़न ये भी है कि ये काफ़ी हद तक लैंडलॉक्ड है और सहारा डेजर्ट में लाई करते हैं। बारिश बहुत कम होती है और रिवर्स भी ज़्यादा नहीं है। इंडिया और चाइना में ऐसा नहीं है, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी मॉडरेट रहता है। हालांकि कुछ रीजियंस ऐसे भी हैं जहाँ टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, जैसे कि इंडिया में सियाचिन और चाइना में हेलियोजियोंग प्रोविंस। कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां टेम्परेचर समर में 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर जाता है, जैसे कि राजस्थान में चूरू। लेकिन थ्रू आउट द कंट्री टेम्परेचर ऐसा नहीं होता। सीजन्स देखने को मिलते हैं, टेम्परेचर वैरी करता है सीजन टू सीजन। ज़्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होती है और फ्लड जैसी सिचुएशंस देखने को मिलते हैं। इन सब के अलावा कई सारी रिवर्स भी फ्लो करती हैं इन कंट्रीज़ के थ्रू, जैसे कि यांगचे, इंडस, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, गोदावरी, तापी और भी कई सारे, जो यहाँ की लैंड को काफ़ी फर्टाइल कर देती हैं। एग्रीकल्चर करना काफ़ी आसान होता है, जिसकी वजह से फूड इजीली अवेलेबल हो पाता है। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से माना जाता है कि अर्ली ह्यूमंस जो माइग्रेट कर रहे थे उस समय फूड और नेचुरल हैबिटेट की तलाश में, उनमें से ज़्यादातर लोग यहाँ आकर बसे। दूसरा बड़ा कारण माना जाता है प्लेग्स और फैमिन्स को। आज के टाइम पर अगर कोई बीमारी फैल जाती है इंसानों के बीच में तो उसे कई तरह से रोका जा सकता है। डिफरेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ का यूज करा जा सकता है उस बीमारी के रूट कॉज और उसके क्योर को ढूंढने के लिए। इन सब के अलावा मास कम्युनिकेशंस का यूज करा जा सकता है लोगों को अवेयर करने के लिए। कुछ प्रिकॉशंस भी बताए जा सकते हैं जिन्हें फॉलो करके उस बीमारी से बचा जा सके। ये तो था आज का सिनेरियो, जिसे आप कोविड से रिलेट करके समझ भी सकते हो। लेकिन आज से 400-500 साल पहले अर्ली 1500s की अगर बात करें तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था। कई सारे इक्विपमेंट्स जिनका यूज़ करा जाता है आज वायरसेस और एंटीजेंस को स्टडी करने के लिए, वो नहीं थे।
इवन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन माना जाता है 1666 में डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंटोन वैन लीeuwenhoek के द्वारा। ऐसे में अगर कोई कंटेजियस डिजीज या वायरस एंटर कर जाता था ह्यूमन बॉडी में तो वो बड़ी तेजी से फैलता था सोसाइटी में। मेडिकल इनएबिलिटी के कारण इसे रोक पाना काफ़ी मुश्किल होता था। वास्ट एरिया में फैलने के बाद ये प्लेग का रूप ले लेता था। ऐसा ही एक प्लेग था ब्यूबोनिक प्लेग, जो मिड 14th सेंचुरी के दौरान पूरे यूरोप और मिडल ईस्ट में फैल गया था। 1347 से 1351 तक यूरोप में ये प्लेग अपने पीक पर था। उस समय इस प्लेग की वजह से यूरोप और मिडल ईस्ट की 30% से भी ज़्यादा आबादी साफ हो गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो एस्टिमेट किया जाता है उस समय 475 मिलियन थी, इस प्लेग की वजह से रिड्यूस होकर 350 मिलियन रह गई। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है इंडिया और चाइना में रहने वाले लोग और यहाँ की पॉलिटिक्स। प्रेजेंट डे जो इंडिया और चाइना है, यहाँ रहने वाले लोगों की आबादी थ्रू आउट द हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा रही है बाकी जगहों की तुलना में, जिसे इस ग्राफ से कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें वर्टिकल में ईयर और हॉरिजॉन्टल में फर्टिलिटी रेट दी गई है। 1950 से पहले इन दोनों देशों में फर्टिलिटी रेट थी 5 पॉइंट समथिंग, यानी इन दोनों देशों में एक एवरेज वुमेन 5 बच्चों को जन्म देती थी उस समय। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन दोनों देशों में ही लोग खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उस समय आज की तरह कॉम्प्लेक्स मशीनें नहीं थीं जो इंसानों के कामों को आसान और कम कर सकें। फसल उगाने के लिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। इन सब के साथ ही कई सारे कॉमन डिजीजेस जैसे कि कॉलेरा, टाइफॉइड, डिसेंट्री, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस, चिकन पॉक्स, इन सब के क्योर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पर। कई सारे लोगों की डेथ हो जाती थी और वल्नरेबल चिल्ड्रंस अपने 20s तक नहीं पहुंच पाते थे। इन्हीं दो फैक्टर्स की वजह से उस टाइम पर लोग बड़ी फैमिलीज रखना प्रीफर करते थे ताकि खेतों में काम करना आसान हो, फैमिली इनकम के सोर्स कई सारे हों, और अगर कोई फैमिली मेंबर या चाइल्ड वल्नरेबल हो इन डिजीजेस से तो उनकी फैमिली लीनेज पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। बड़ी फैमिलीज होने का एक रीज़न ये भी था कि लोग n नंबर ऑफ डॉटर्स को जन्म देते थे जब तक कि उनकी फैमिली में कोई बेटा न पैदा हो जाए। चाइना में तो उस टाइम पर एक स्पेशल ट्रेडिशंस था अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप करने का, जिसमें मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी फीमेल्स से, और इस वजह से वहाँ पर फैमिली लीनेज बड़ी होती थी। इस तरह से जो पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 1950s तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है इन दोनों देशों के लिए। 1947 से पहले इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन इसके बाद ये लिबरेट होता है ब्रिटिश रूल से और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। काफ़ी लंबे टाइम तक फॉरेन रूल में रहने के बाद इंडिया की एक नई जर्नी शुरू होती है। रिसोर्सेज जिनका यूज़ ब्रिटिशर्स करते थे अपनी कंट्री को एनरिच करने के लिए, वे अब इंडिया और यहाँ के लोगों के वेलफेयर में यूज़ होने लगे। कई सारी पॉलिसीज़ जैसे कि 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस करा गया लोगों की लाइफ क्वालिटी और सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए। मेडिकल सेक्टर में भी कई सारी इम्प्रूवमेंट्स की गई। हॉस्पिटल्स जो केवल 7,000 थे 1947 में, उनके नंबर को इंक्रीज़ किया गया। कॉमन डिजीजेस जिनकी हमने पहले बात करी, उनके क्योर लोगों तक पहुंचाए गए। वैक्सीनेशन कैंप्स चलाए गए लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। इन सब की वजह से इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी ऐसे केसेस जिनमें बच्चों की डेथ हो जाती थी जन्म के टाइम पर या फिर उसके कुछ दिन बाद, वो एकदम से रिड्यूस हो गए। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स से बढ़कर 70 ईयर्स हो गई और वे पहले से आसान और लंबी जिंदगी जीने लगे। दूसरी तरफ 1949 चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो काफ़ी टाइम से रिवोल्ट कर रहे थे, वो ओवरथ्रो कर देते हैं रूलिंग गवर्नमेंट रिपब्लिक ऑफ चाइना को और एक नई गवर्नमेंट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश करते हैं। माओ जेडोंग जो इस पार्टी के लीडर थे, शुरू में उनका मानना था कि एक कंट्री में जितने ज़्यादा लोग होंगे वहाँ उतनी ज़्यादा वर्क फोर्स होगी और वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा एम्पावर्ड होगी। साथ ही में वे एक बड़ी मिलिट्री भी चाहते थे ताकि वे अगल बगल की टेरिटरीज जिनके कल्चर कभी ना कभी सेम रहे हैं चाइना से, उन्हें इन्वेट करके चाइना में ला सकें। और इसलिए पावर में आने के बाद उन्होंने लोगों को इंकरेज किया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, जिससे कि उनकी कंट्री की मिलिट्री बड़ी हो सके और उनके फैक्ट्रीज़ को ह्यूमन रिसोर्स मिल सके। इन सभी फैक्टर्स के वजह से ही इन दोनों देशों की पॉपुलेशन जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर इंडिया में 340 मिलियन और चाइना में 540 मिलियन थी, वो 1950s के बाद एकदम से ग्रो करती है और 20th सेंचुरी ख़त्म होते होते 1 बिलियन के मार्क को टच कर जाती है।
1980s में चाइना ने अपने ह्यूज पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई भी रूल आज तक नहीं बनाया गया और यही वजह है कि कुछ ही दिनों में इंडिया चाइना को भी सरपास कर जाएगा। हालांकि लिटरेसी रेट बढ़ने के साथ फर्टिलिटी रेट ज़रूर कम हुई है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अनएम्प्लॉयमेंट, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ट्रैफिक जैसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं।